नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 14 करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी इस सीरीज में 13 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज हमारा 14वां मॉक टेस्ट है और पीवाईक्यू सीरीज में हम अपने 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का चैप्टर पीवाईक्यू सीरीज में चल रहा है। तो दो तरीके से हम अपनी यूपीएसआई की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके चल रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यूपीएसआई 2025 में जो वैकेंसीज हैं वो 4543 वैकेंसी हैं और इन वैकेंसीज में से आपको अपनी एक वैकेंसीज को अगर अपनी एक वैकेंसी को फिक्स करना है तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट स्कोर यानी कि 100/100 स्कोर करने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि अगर 4543 वैकेंसी है तो कम से कम इसका 7 से 8 गुना बच्चा ऐसा है अभी भी तैयारी में जो इन तीनों सब्जेक्ट में अपने आउट ऑफ आउट मैक्सिमम मार्क्स करके मॉक टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स कर रहा है। और अगर मॉक टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली कि मेन एग्जाम में वो अच्छा स्कोर करेगा ही करेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है। देखो जीएस का तो किसी का कुछ पता ही नहीं है। जीएस में तो अगर आप जितना मैक्सिमम स्कोर करते हो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप कोशिश करो कि इन तीन सब्जेक्ट में आप अच्छे से अच्छा स्कोर, मैक्सिमम स्कोर अपना गेन कर पाओ। तब जाके आपको एक एक बिल्कुल ही सर्टेनिटी आ जाएगी, यानी कि आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि फाइनल मेरिट में मेरा नाम आएगा, नहीं आएगा, वगैरह वगैरह चीज़ों से आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो सकते हो। अगर आपके नंबर 330 340 प्लस आ रहे हैं मॉक टेस्ट में या आपके मेन एग्जाम में 330 340 नंबर आ गए तो आप समझ लेना कि आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के चलते हुए इसी को अचीव करने के लिए मैथमेटिक्स में आउट ऑफ आउट नंबर लेके आए, उसके लिए हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर दो तरीके से मैथ्स यूपीएसआई की तैयारी करा रहे हैं और उसमें एक हमारा पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और दूसरी मॉक टेस्ट के थ्रू। तो उसी मॉक टेस्ट की क्रोनोलॉजी में आज ही हमारा 14 नंबर का मॉक टेस्ट है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज के मॉक टेस्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट वैसे ही रहने वाले हैं जैसा हमने कल किया था। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के। जैसे आप सभी लोग देखते होंगे, आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाते होंगे कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे अपने मॉक टेस्ट में, मैथमेटिक्स वाले सेगमेंट में। तो उसी तरीके से हम अपने आज इस मॉक टेस्ट को, आज क्या अब जब भी जितने भी हमारे मॉक टेस्ट चलेंगे उसी तरीके से हम उसी पैटर्न पे हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग का पार्ट है और रीजनिंग के पार्ट में आप, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करो। देखो क्या दिया हुआ है, निर्देश में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है यद्यपि वे अज्ञात सर्वज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हों। निष्कर्ष को पढ़िए और फिर निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा दिया गया कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सामान्य ज्ञात तथ्यों की अपेक्षा करते हुए चयनित कीजिए। ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं कि इस तरीके से आपका ऑप्शन ए होगा अगर आपका निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। अगर आपका केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो उसका आंसर बी होगा, और ना 1 न 2 अनुसरण करता है तो आंसर सी होगा, और अगर दोनों अनुसरण करते हैं तो आंसर डी होगा, और या 1 या 2 अनुसरण करते हैं तो आंसर सी हो ई होगा। इस तरीके से मैंने आपको ये चीज समझा दी है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है सभी गुलाबी भूरे हैं। देखो हम इसको वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये गुलाबी का क्या है, एक वेन डायग्राम है। इसको गुलाबी जी से डिनोट कर देते हैं। ये सभी गुलाबी जो है ये भूरे हैं, यानी कि भूरे के अंदर ये सारे के सारे गुलाबी आ जाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर होगी।
सभी लाल गुलाबी हैं, तो सभी लाल जो होने चाहिए वो सभी लाल किसके अंदर होने चाहिए, गुलाबी के अंदर होने चाहिए। इतनी बात भी समझ में आ गई। यानी हमारा ये जो वेन डायग्राम बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा, सभी लाल गुलाबी हैं और सभी गुलाबी क्या है, भूरे हैं। इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। तो हमें बताना है निष्कर्ष में सभी लाल भूरे हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी लाल भूरे के अंदर है, तो पहली बात हमारी एकदम सही हो जाती है। सभी भूरे गुलाबी हैं, क्या ये बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ भूरे गुलाबी है, कुछ गुलाबी भूरे हैं, यानी कि कंप्लीटली जो भूरे हैं वो गुलाबी नहीं है, यानी ये बात हमारी डिस्कस नहीं हो पाती। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि हमारा केवल एक अनुसरण करता है, तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ इस आंसर का जो ऑप्शन है वो ए आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के जैसा क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब उसी तरीके से हमसे ये पूछा गया है। आप इसको करने की कोशिश कीजिए, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। देखो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमें सॉरी हाँ जी, इसमें हमें दिया हुआ है दोस्तों कौन सा, देखो इसमें दिया हुआ है सभी गेहूं भूरे हैं। क्या सभी गेहूं भूरे हैं? गेहूं को मैं मान लेता हूँ बीट, डब्लू से मान लेते हैं, या गेहूं, हाँ चलो, और डब्लू, क्या सभी डब्लू गेहूं भूरे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, सभी डब्लू भूरे हैं। ठीक है, दूसरी बात, कुछ भूरे चीनी है, कुछ भूरे जो है वो चीनी है, चीनी मैं कह सकता हूँ सी से। अब कोई भी चीनी सफेद नहीं है, यानी कि अगर कोई व्हाइट का हमारे पास एक क्या बन रहा है, व्हाइट का एक बैकग्राउंड बन रहा है, तो ये हमारे से चीनी से कोई भी मेल नहीं खाता, यानी कि कोई भी चीनी सफेद नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ गेहूं चीनी है, क्या कुछ गेहूं चीनी हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये निष्कर्ष पूर्ण तरीके से सही नहीं है। ठीक है, कोई गेहूं सफेद नहीं है, देखो कोई कोई गेहूं सफेद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा कंप्लीटली फॉलो नहीं हो रहा। यानी ऑप्शन जो है हमारे पास सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन ना कि पहला ना कि दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निर्देश दिया गया है हमें, दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित व्रत आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और व्रत आरेख एक वर्ष में बेचे गए साबुनों की विभिन्न ब्रांडों के प्रतिशत को दर्शाता है। एक वर्ष में बेचे गए साबुन की कुल जो संख्या है वो 15 करोड़ है। ठीक है, हमें बताना है, क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, हमें क्या बताना है, हमें बताना है ब्रांड सी और ब्रांड ई द्वारा मिलकर बेचे गए साबुनों की कुल संख्या कितनी है। देखो ब्रांड सी और ब्रांड सी कितना है, 18% है, ब्रांड ई कितना है, 32% है। तो मैं 18 और 32 को अगर ऐड कर देता हूं तो 50% आएगा, है ना। 18% और 32% को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया ये आएगा आपके पास 50%, यानी टोटल का 50% हो जाएगा, तो 15 करोड़ का 50% कितना हो जाएगा, 15 करोड़ का 50% हो जाएगा 7.5 करोड़। यानी दोस्तों ब्रांड सी और ब्रांड ई मिलकर कुल जो साबुन बेचते हैं वो 7.5 करोड़ बेचते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, 4 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उस पर हम बात करते हैं। अरे भाई भैया, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि ब्रांड ए द्वारा बेचे गए साबुन ब्रांड बी द्वारा बेचे गए साबुन का कितने प्रतिशत है। इसने बोला है कि ब्रांड ए द्वारा, देखो ब्रांड ए द्वारा कितने प्रतिशत बेचा गया है, 15%। ठीक है, अब ये 15% ब्रांड बी के द्वारा बेचे गए, ब्रांड बी के द्वारा कितना है, 25%, मल्टीप्लाई 100%, बस डायरेक्ट निकाल देंगे क्योंकि परसेंटेज तो सेम ही है ना, मतलब एक फिक्स अमाउंट है जिसका परसेंटेज निकालना है। तो जो आप 15% का भी वही निकालोगे, 25% का भी वही परसेंटेज निकालोगे, तो आप डायरेक्ट इसको इसी तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हो। देखो 25 चौका 100 हो जाएंगे और 6 पंजे 15 चौका 60 हो जाएंगे, यानी कि 60% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 60% इसका मैंने इसलिए डायरेक्ट किया क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप 15% निकालोगे तो ब्रांड ए का, तो 15% फिर भी 15 करोड़ का ही निकालना पड़ेगा। ठीक है,
और फिर 25% भी 15 करोड़ का ही निकालना पड़ेगा, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस बात को, है ना। तो इसलिए हमने ये इस तरीके से कर दिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाह रहा है, देखो ये संख्या है हमारी कोई को इस संख्या को इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो प्राप्त शेषफल क्या होगा अगर हम इस संख्या को 9 से विभाजित करते हैं। मैंने 9 का विभाजिता का नियम आपको बताया है। 9 के विभाजिता का नियम क्या होता है? 9 के विभाजिता का नियम होता है कि डिजिट का जो सम होना चाहिए ना, वो 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर 9 का विभाजिता का नियम ये है कि डिजिट का सम जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो मतलब उस पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। और अगर नहीं हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। दो ही केस हो सकते हैं। तो आप इसका डिजिट का सम निकाल लीजिए। देखो 5 हो जाएगा प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा और प्लस के 2 हो जाएगा। जब आप इसका डिजिट का सम निकालोगे तो कितना आएगा? आप इसके डिजिट का सम निकालोगे तो आप इसके डिजिट का सम निकालोगे तो 21 आएगा। 21 को भी फिर अगर आप डिजिटल सम निकालोगे तो 2 प्लस के 1 यानी कि 3 आएगा। यानी इसका जो डीएस आ गया, आपका डिजिटल सम आ गया, वो 3 आ गया। अब क्योंकि 3 से विभाजित 3 तो विभाजित नहीं हो सकता 9 से, तो जो शेषफल होगी ना वो यही संख्या हो जाएगी। यानी कि इसका शेषफल जो हो जाएगा वो 3 ही हो जाएगा। बात आगे समझ में कि नहीं आ रही? बोलो बात आगे समझ में आपको? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, इसमें हम बात करते हैं। देखो यदि 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x% कम है तो x का मान बताना क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है। 420 का 20% आप पहले निकाल दीजिए। 420 है ये हमारे पास, इसका 20% आप निकाल दीजिए। इसका 20% अगर आप निकालने जाओगे तो क्या निकल के आएगा? आपका निकल के आएगा 84। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब 530 का आप क्या निकाल दो? 530 का 40% निकाल दो। 530 का 40% निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 1 21 हो जाएगा, यानी कि 212 हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो? अब आप मुझे एक बात बताइए, ये इससे कितना अधिक है, कितना कम है, सॉरी क्योंकि कम बताया गया है। ये इससे कितना कम है? आप बोलोगे भैया ये जो है ये इससे 128 कम है। अब 128 किससे कम है ये भी तो बताना है। किससे कम है? 530 के 40% से कम है। तो 540 का 30% कितना हो जाएगा? 540 का 30% अभी हमने निकालना है, 212 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो जो आंसर निकल के आएगा आपके पास, जो आंसर आपके पास निकल के आएगा वो निकल गया 60.3%। यानी मैं कह सकता हूँ 60.37% हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स का। ये हो जाएगा एक्स का मान। ठीक है, बात आगे समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, देखेंगे ध्यान से एक बार। मनोज और नवीन 5:6 के अनुपात में कुल धनराशि का निवेश करके एक साझेदारी में अपना व्यापार शुरुआत करते हैं। शेखर 6 महीने के बाद नवीन के समान धनराशि का निवेश करके उसके साथ शामिल हो जाता है। एक वर्ष में अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच लाभ का अनुपात बताना क्या होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। आपको मैंने कराया है ये क्वेश्चन। देखो एक मनोज नाम का व्यक्ति है और एक है नवीन नाम का व्यक्ति। ये क्या करते हैं? ये 5:6 के अनुपात में अपनी धनराशि निवेश करते हैं। बात आगे इतनी समझ में। अब क्योंकि एक साल की बात हो रही है तो ये दोनों के दोनों एक साल के लिए अपनी राशि को निवेश करेंगे। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर एक साल के लिए निवेश करेंगे तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 12 महीने के लिए, और ये भी 12 महीने के लिए निवेश करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हुआ क्या दोस्तों कि 6 महीने के बाद एक व्यक्ति और इनके पास आया, शेखर। 6 महीने के बाद शेखर नाम का व्यक्ति आया और वो नवीन के जितना यानी कि 6 यूनिट, नवीन के जितना 6 यूनिट धनराशि निवेश कर रहा है। लेकिन कर कितने महीने के लिए है? क्योंकि एक साल 6 महीने के बाद आया और पूरे एक साल के लिए निवेश करेगा, तो यानी कि कितने के लिए? बाकी बचे हुए 6 महीने के लिए निवेश करेगा। आप इसका जो रेशियो निकालेगा वही रेशियो आपका लाभ का रेशियो आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो। 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका एक बार। ठीक है, फिर आपको इसको 6 से एक बार इसको काट दो आप 2 से,
3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो 5:6:3 आ गया। यानी 5:6:3 के अनुपात में इनको लाभ दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है उस पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, देखो आप इसको, ये पूरा अंडर रूट है, अंडर रूट में 10.83 है, ये अंडर रूट में 21.114 है, सॉरी 16 है, सॉरी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो दोस्तों ये है आपके पास 10, मैं इसको कह देता हूँ कि ये 110 1089 है और 1089/100 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अंडर रूट में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों 2116 है और 2116/100 है, इसको भी हम अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब फिर इसको भाग देंगे, भाग देने का मतलब मैं गुणा लगा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ दोस्तों 100 ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 529, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने डिवाइड को किस में, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद गुणा कितना हो जाएगा, 4356 अपॉन कितना हो जाएगा 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप इनके सबके स्क्वायर जानते होंगे, आप इसके सबके अंडर रूट जानते होंगे, आप जानते होंगे 1080 का जो अंडर रूट है दोस्तों वो 33 है और 33/10 निकल के आएगा, यानी कि 3.3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये है आपके पास 46 का स्क्वायर और 46 को जब हम 100 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 4.6, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये 10 का है और ये 500 कितने का है, 529 किसका है, 529 है दोस्तों 27 का, सॉरी 23 का, तो इसके बटे में 1/2.3 लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई। ये 4356 जो स्क्वायर है वो 66 का है, यानी कि 6.6 में इसको लिख दूंगा, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दोगे 2 बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 66 आ जाएगा, यानी कि 6.6 मल्टीप्लाई 6.6 आ जाएगा। 66 का स्क्वायर कितना था, 4356, तो आंसर जो होगा वो 43.56 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 43.56 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आ गई आपको बात समझ में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, ठीक है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद एक और दूसरा के रूप में संख्या, मतलब संख्या के रूप में दिया गया है। 2 तर्क दिए गए हैं, आपको यह निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा तर्क एक कमजोर तर्क है, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो कथन क्या दिया हुआ है, क्या भारत को चीनी उत्पादक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये हमें बताया गया है कथन। तो इसमें क्या बोला गया है, नहीं, भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होगा। इसने बोला है कि भारतीय नहीं नहीं लगाना चाहिए, भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हाँ दूसरा, ये पहला पॉइंट है दोस्तों, ये पहला पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, हाँ चीनी वस्तु का कम मूल्य बहुत सारे खरीदों को आकर्षित करता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के राजस्व को प्रभावित किया जाता है। आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि क्या भारत को चीनी उत्पादक पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चीनी उत्पादक मतलब ये चीनी नहीं है, चीनी मतलब कि चाइना के उत्पाद, ये चाइना के उत्पाद है दोस्तों, ठीक है, चाइनीज जो प्रोडक्ट है उसकी बात हो रही है। तो पहला जो कथन है, नहीं भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होंगे, हमारे बाजार की तुलना में चीनी प्रभावित कैसे हो जाएंगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तो यानी कि ये कथन तो गलत है सरासर, पहली बात तो गलत है ना, पहली बात गलत है। अगर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो भारत के बाजार की तुलना में चीन के बाजार प्रभावित कैसे हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा कथन पढ़ो आप, दूसरा क्या दे रखा है, हाँ चीनी वस्तु का कम मूल्य बहुत सारे खरीदारों को क्या करता है, आकर्षित करता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के राजस्व को प्रभावित पड़ता है। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि दूसरा कथन हमारा प्रबल है, दूसरा कथन प्रबल है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कथन हमारा प्रबल है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक महाविद्यालय में पुरुषों और महिलाओं की
संख्या के बीच का अनुपात 24:25 है। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है तो महाविद्यालय में पुरुष और महिलाओं का अब उनके बीच का अनुपात क्या होगा? आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आसान आपका क्वेश्चन है। देखो पहले जो अनुपात था वो कितना था? 24:25 था। ठीक है, 24:25 था। अब क्या हो रहा है दोस्तों? अब इसने बोला कि पुरुषों में ये महिला, ये पुरुष है यानी कि ये मैन है और ये फीमेल है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि पुरुषों के संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। मैं इसको 130/100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और महिलाओं में कितनी वृद्धि हो जाती है? 40%, यानी कि 140/100 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब 100 से 100 कट जाएंगे, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई आपको? बोलो, क्या मैं इसको 12 से काट सकता हूँ? 2 से काट सकता हूँ 12 बार? बिल्कुल काट सकता हूँ 2 से। क्या मैं इसको 2 से काट सकता हूँ 7 बार? हाँ बिल्कुल काट सकता हूँ। 12 की मल्टीप्लाई जब मैं 13 से करूंगा दोस्तों कितना आएगा? 12 या 36 का 6 हो जाएगा। और 12 कम 12 और 3 कितना हो जाएंगे? 15, यानी कि 156 हो जाएगा। और अनुपात में कितना हो जाएगा? 25 7 175। यानी अब जो इनका अनुपात आ जाएगा वो 156:175 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। देखो, जे एक कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकता है, के उसी कार्य को 69 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो पूर्ण कार्य कितने दिन में हो जाएगा? देखो, जे किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 66 दिन में कर सकता है। ठीक है, के उसी कार्य को दोस्तों 69 डेज में कर सकता है। इतनी बात आपको दिखा है, समझ में आ गई होगी। आप मुझे बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 22 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 22 से 66 हो जाएगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 23 गुणा 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो 22 गुणा 23 गुणा 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 22 या 66 हो जाएंगे, यानी कि ये 66 से इसकी जो इफिशियंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 23। अब ये 23 गुणा 3 कर जाएगा तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी दोस्तों 22। ठीक है, आप देखो, अब आप इसको समझो, टोटल वर्क कितना है? 23 गुणा 22 गुणा 3 है। और टोटल इफिशियंसी कितनी हो रही है? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 45 आएगा, 45। ठीक है, अब इसको 3 से आप डिवाइड कर दोगे, 15 बार जाएगा। 22 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 22 से 66 हो जाएंगे। 22 दूनी 44, 44 और 6 कितने हो जाएंगे? 44 और 6 50 हो जाएंगे दोस्तों। और बटे आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको डिवाइड करो, देखो 15 या 45 हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा कितना हमारे पास? यहाँ बचेगा हमारे पास 5। कितना बचेगा? यहाँ बचेगा हमारे पास 5। तो अब कितना हो जाएगा? 15 या 45 हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास 11 बचेगा। तो यानी कि 33 सही 11/15 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। 33 सही 11/15 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या कहना चाह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक व्यक्ति ने 22,500 रुपए को विभाजित करके दो योजनाओं में ए और बी में 12:5% तथा 15% के साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 2 वर्ष के साधारण ब्याज के रूप में उसको 6,425 रुपए मिलते हैं तो ए पर निवेश की गई राशि कितनी होगी? ये बताइए। देखो, आप मुझे बताइए, क्या 2 साल में जो इनको लाभ, जो 2 साल में इसको साधारण ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? आप बोलोगे भैया 6425 2 साल में मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे हमारी बात नहीं। अगर 2 साल में इतना मिल रहा है तो मुझे बताओ 1 साल में कितना हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये 1 साल का आ जाएगा। आप मुझे इसकी परसेंटेज निकाल दो बस। 2200 सॉरी, इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है किसकी? देखो, 6425 हो जाएगा। ये 2 साल की बात हो रही है और हमें इसको डिवाइड करना है किससे? और मल्टीप्लाई कर देनी है 100% से। क्यों कर देनी है? क्योंकि हमारा ये 1 साल का परसेंटेज निकल जाएगा। ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा? फिर हम उठा के क्या लगा देंगे? उसमें एलिगेशन लगा देंगे। देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से कट जाएगा 9 बार आपके पास, 25 नंबर 225 होते हैं। 25 से काटो, 25 दूनी 50 हो जाएगा, बचेगा कितना? 14। और कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125 हो जाएगा। आपके पास बचेगा कितना? आपके पास बचेगा कितना दोस्तों? ये बचेगा आपके पास 17। तो 25 सत्ते 175 हो जाएंगे। ठीक है,
ये आपके पास आ गया दोस्तों 257/9 × 18 आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? बोलो इतनी बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई? ठीक है, ये आपके पास इतना आ गया। अब या तो आप इसको बेसिक तरीके से कर लो, या आप इसको कर लो, चलो वैसे ही करते हैं। देखो, आप इसको समझो, अब आप इसको एलिगेशन से करने की कोशिश करो। एलिगेशन से कैसे करेंगे? देखो, आपके पास 12.5% की बात हो रही है, 12.5% है ये इधर 15% है, और ये ओवरऑल कितना है? 257/18। मैं क्या काम करूंगा, सब में 18 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। सब में अगर 18 की मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, तो यहाँ भी 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ भी 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ भी 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 18 से 18 कट जाएगा। ठीक है, और इधर अगर मैं 15 की मल्टीप्लाई 18 से करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 270 आएगा। यहाँ पे 270 आ जाएगा, और इसको मैं 270 लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं 270 लिख सकता हूँ दोस्तों। इसको क्या लिख सकता हूँ? 270। और जब मैं 12.5% की 12.5 की मल्टीप्लाई 18 से करता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पे आएगा भैया 225, तो ये आ जाएगा 225 आपके पास। ठीक है, अब जो आपको एलिगेशन लगाना वो इनमें लगाना जिनको मैंने सर्कल किया है। आप एलिगेशन लगा दो, कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 2, और ये बचेगा आपके पास 3, 32 बच जाएगा। आप यहाँ पे एलिगेशन लगाओगे, कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 13। यानी दोस्तों क्या आ गया आपके पास? आपके पास जो आ गया वो आ गया 13:32 के अनुपात में। और 13 और 32 कितना होता है टोटल? ये टोटल आपका हो जाएगा कितना? टोटल आपका हो जाएगा 45। यानी ये 45 हो जाएगा। 45 यूनिट का मान कितना है? 45 यूनिट का मान है 22,500। और हमें निकालना कितने प्रतिशत का है? हमें निकालना ए का, यानी कि 12.5% का। हमें यानी कि 13% 13 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, आप इसको 25, आप इसको किससे काटोगे? 9 से। 9 से 5 बार कट जाएगा, 9 से इसको काटोगे 25 से, 25 बार कट जाएगा। 5 से इसको काटोगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। और 13 पंजे कितने होते हैं? 65। यानी मेरे दोस्त कितना आंसर आ जाएगा? 6500। 6500 रुपए उसने कितने? 6500 रुपए उसने 12.5% के ब्याज दर पे दिए गए। ठीक है, आपको ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये इधर है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग का है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है दोस्तों कि हमें बताना है कि E11 H13, फिर उसके बाद क्या आएगा? N19, और Q कितना है दोस्तों? Q है हमारे पास 23। आप एक चीज ध्यान से समझ रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज तो जरूर आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी कि बाद की जो संख्या है वो 11, 13, 17, 19, 23, यानी कि एक क्या प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है। तो प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी, संख्या के नाम पे तो हमारा 17 आने वाला है। ठीक है, संख्या के नाम पे हमारा 17 आने वाला है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, और ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब दूसरी बात करते हैं। देखो, ई कितने नंबर पे आता है? 5। 5 और 3 8 होते हैं, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, यानी कि यहाँ पे एल भी नहीं आएगा। 3 प्लस होंगे 8 में, 8 और 3 प्लस होते हैं के आपका आएगा, यानी कि के 17 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या? 14 नंबर। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये पाई है दोस्तों, ये क्या है? ये पाई है, ये 1 नहीं है, ये पाई है आपके पास। पाई का मान 22/7 हमें यहाँ पे लेना है। पाई का मान कितना लेना है? पाई का मान लेना है 22/7। ठीक है, पाई का मान हमें लेना है दोस्तों 22/7। अब इसको क्वेश्चन को पढ़ो। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 140 है। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 140 है, और पाई का मान 22/7 लेना। आप मुझे एक बात बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया 4πr² होता है। आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, 4 गुणा 22/7 गुणा 140 गुणा 140। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यानी ये आपके पास हो जाएगा 20 दूनी 20 चौका 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा दोस्तों 22, और गुणा हो जाएगा 140। आप या तो इसमें लगा दो क्या? डिजिटल सम, या आप इसमें लगा दो दोस्तों क्या?
या आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो। हम इसको डिजिटल सम से कोट करने की कोशिश करते हैं। देखो इसका डिजिटल सम 8 है, मल्टीप्लाई, इसका 4 है, मल्टीप्लाई, इसका कितना है, इसका 5 है। तो 5 जो 20 होते हैं और 20 अट्ठे कितने होते हैं, 2 अट्ठे 16, 16 का डिजिटल सम आ जाएगा भैया 17 7, 16 का डिजिटल सम आ जाएगा 7। अब हमें डिजिटल सम देखना 7 किसका है। देखो 6 और देखो 5 और 4 9 और इसका हो जाएगा 8, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, 6 और 3 9 हो जाएगा, इसमें से एक निकाल के इसमें 9 9 इसका हो जाएगा 9, इसका ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9 और 6 और 4 10, इसका एक हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। देखो 6 और 4, 6 और 4 होते हैं दोस्तों 10, 10 और 16 कितने होते हैं 7, 10 और 16 होते हैं 7, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 डिजिटल सम। यानी कि आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा 24, यानी कि 2,46,400। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहना है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 3 मॉक टेस्ट मैंने अभी तक इस मिक्स करके लिए हैं और तीनों के तीनों मॉक टेस्ट में आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें होना क्या है, इसमें होना कुछ नहीं है। इसमें होना ये है दोस्तों, देखो इससे अल्टरनेटिव जो नंबर है ना उसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर गायब हो जा रहा है। तो इससे अल्टरनेटिव जो नंबर है इसमें भी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर गायब हो जा रहा है। तो अब मुझे बताओ इसके बाद जो अक्षर आएगा इसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर गायब हो जाएगा, यानी कि संख्या जो बनेगा हमारे पास, लेटर जो बनेगा वो LNUTRITI बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे बोलो। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी। 880 तक, इसने बोला कि 880 तक कितनी संख्याएं हैं जो हमारे 3 और 8 दोनों से विभाजित हो जाएंगी, ये हमें बताना है। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या 880, ये 880 एक नंबर है। अब मुझे बताओ अगर 3 और 5 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो यानी कि वो संख्या पूरी पूरी 15 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बस इसका 15 का डिवीजन निकाल देंगे। 880 को आप डिवाइड कर दो 15 से, कितनी बार जा रहा है, देखो 15 पंजे 75 हो जाएंगे, बचेगा कितना, आप बोलोगे बचेगा यहाँ पे 13, तो 15 अट्ठे 120 हो जाएंगे, और बचेगा कितना आपके पास 10, ठीक है, नहीं तो आपके पास बचेगा 120 10, हाँ 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएंगे। यानी दोस्तों पूरा पूरा कितना आ रहा है 58 बार। यानी ऐसी संख्या 15 58 संख्याएं होंगी जो हमारी 3 और 15 से, 3 और 5 से दोनों से विभाजित हो जाएगी। आगे समझ में बात नहीं आ गई। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसमें हम बात करें। देखो आप मुझे बताओ ये एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, और एस के बाद क्या आ रहा है बी, बी कितने नंबर पे आता है 22 पे। तो 19 और 3 22 होते हैं, ठीक है, 15 और 3 18 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 14 और 3 17 होते हैं, और 7 और 3 2 होते हैं। यानी कि दोस्तों देखो ये सॉन्ग लिखा हुआ है और इसमें सब में प्लस के 3 ऐड हो रहा है, तो 3 ऐड होने के बाद देखो 19 और 3 कितने होते हैं 22, यानी कि बी हो जाएगा। 15 और 3 होते हैं 18, यानी कि आर हो जाएगा। 14 और 3 होते हैं 17, यानी कि क्यू हो जाएगा। और 7 और 3 होते हैं यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जे हो जाएगा। इन सब में प्लस के 3 हो रहा है दोस्तों, सब में प्लस के क्या हो रहा है, सब में प्लस के 3 हो रहा है, इसमें प्लस के 3 हो रहा है, इसमें भी प्लस के 3 हो रहा है, और इसमें भी प्लस के 3 हो रहा है, और इसमें भी प्लस के 3 हो रहा है। यानी कि ये वाला जो नंबर हमारे पास आएगा इसमें प्लस 3 के बाद हमारे लेटर आएंगे। देखो ये कितना है 20, 20 और 3 कितने होते हैं 23, 23 पे आएगा डब्लू। 9 और 3 होते हैं 12, डब्लू के बाद एल आएगा। एम कितने होते हैं 13 और 3 होते हैं 16, यानी कि पी आएगा। और 5 और 3 होते हैं 8, यानी कि एच आएगा। तो जो आंसर बनेगा वो WLPH बनेगा, WLPH, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे समझ में बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझेंगे ध्यान से, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हो हमारा क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो एक बार इसको। पाइप ए तथा पाइप ए एक टंकी को 120 घंटे में भर सकता है। इसने बोला है पाइप जो ए है वो एक टंकी को 120 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। पाइप बी समान टंकी को 144 घंटों में भर सकता है, ठीक है, और पाइप सी समान टंकी को 180 घंटों में भर सकता है। सारे के सारे भरने वाले हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, सारे के सारे क्या है भरने वाले हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए,
आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ये टंकी क्या है, मेरे पास ए है। ये ए टंकी कितने घंटे में भर सकती है? 120 घंटे में भर सकती है। टंकी जो बी है दोस्तों, वो टैंक जो बी है पाइप, वो कितने घंटे में भर सकता है? वो 144 घंटे में भर सकता है। और जो सी है वो कितने घंटे में भर सकता है? वो 180 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आप इन सबका एलसीएम ले लो। आप इन सबका एलसीएम लेने के लिए सबसे इजी तरीका क्या होगा? 12 से इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 12 गुणा 10 हो जाएगा। ये 12 गुणा 12 हो जाएगा, और ये 12 गुणा 15 हो जाएगा। 12 गुणा 15। अब आप इसका जब एलसीएम लोगे, देखो 12 तो सब में कॉमन ही आ रहा है, मल्टीप्लाई 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लो आप। 10 12 15 का एलसीएम क्या होता है? 120। 120 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्योंकि 10 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा ना, 60 15 चौका 60 कट जाएगा, 12 पंजी 60, ये भी हो जाएगा। देखो आप इसका एलसीएम लो। अब आप इसकी इफिशियंसी निकाल दो। कैसे? आप 12 से तो कट ही जाएगा, 10 से कितनी बार कटेगा? 6 बार, यानी कि ए की क्षमता आ जाएगी 6। 12 से कट जाएगा, 12 से 5 बार कट जाएगा, इसकी बी की क्षमता आ जाएगी 5। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? सी की क्षमता आ जाएगी दोस्तों 4। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ में बात आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। देखो ठीक है, अब इनकी क्षमता आ गई। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है दोस्तों, पहले 24 घंटे के लिए सभी पाइप को खोला गया है, पहले 24 घंटे के लिए। आप मुझे बताओ, ये 15 आ जाएगा। टोटल यूनिट कितनी आ जाएगी? 15। और इनको 24 घंटे के लिए खोला गया है। 15 और 24 कितने होते हैं, बोलो? 15 चौका 60 होते हैं। ठीक है, देखो 15 की 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आएगा। 15 की 12 से मल्टी, इसका 2 गुना कर दो तो यानी कि इतना 18 दिन 36, 360 आ जाएगा। 300 कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब तक जो है 360 टैंक भरा गया, 360 क्षमता टैंक की भरी गई है। ठीक, तो आप इसको निकाल दो, 12 या 36 हो जाएंगे, 12 छंग 72 हो जाएंगे, सॉरी 720 टोटल है। अब 720 टोटल में से 24 घंटे में 360 भरा गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है? सभी पाइप खुले, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, और पाइप ए और सी को शेष शेष टंकी को कितने घंटों के लिए, कितने घंटे में भरा जाएगा, ये बताना है। तो आप मुझे बताइए, अब इसमें से इतने 3600 360 तो भरी गई, तो बची कितनी? 360 भरी। अब बंद किसे कर रहे हैं? पाइप बी को बंद कर रहे हैं। तो पाइप बी को बंद कर रहे हैं, तो पाइप ए और सी चल रहा है, और ए और सी की क्षमता कितनी है? 10 है। टोटल मिला के तो कितने घंटे में भरी जाएगी? ये भरी जाएगी 36 घंटे में। यानी मेरे दोस्त, जो शेष है वो 36 घंटे में भरी जाएगी। बात एकदम समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो? एकदम समझ में आ गई होगी बात, एकदम एकदम समझ में आ गई होगी बात आपको। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। एक दुकानदार दो थैलों में से प्रत्येक थैलों में 5500 रुपए में बेचा जाता है, मतलब प्रत्येक जो थैले हैं वो 5500 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 24% का लाभ होता है और दूसरे पर उसको 24% की हानि होती है। पूर्ण सौदे में लाभ और हानि बताइए कितनी होगी? पूर्ण सौदे में लाभ और हानि जो हो जाएगी ना दोस्तों, वो 576, 500 ये हो जाएगा आपके पास, हानि होगी ना। हाँ, तो यानी कि बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे होगा, समझाता हूँ। आप मुझे बताओ, इस बिल्कुल सेम रुपए में बेचता है, ये बेचने पर एक पे 24% की लाभ होता है, एक पे 24% का लाभ होता है, एक पे 24% की हानि होती है। तो इस पे सक्सेसिव लगा दो, माइनस कितना हो जाएगा? 576, और 576/100 हो जाएगा। 576/100, ये तो कट ही जाएंगे दोनों, ये हो जाएगा आपके पास 5.76, और माइनस का साइन दर्शाता है हानि। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने देखा है, ये क्वेश्चन भी आपका हर एक शिफ्ट में आया है। कल के मॉक टेस्ट में मैंने इस तरीके का क्वेश्चन रखा था, गुणोत्तर श्रेणी का, और परसों के मॉक टेस्ट में मैंने, मतलब उससे पहले जो मॉक टेस्ट नंबर हमारा 12 था उसमें भी रखा था, आज भी है। क्योंकि इस तरीके ही पैटर्न होती है, कुछ कुछ पैटर्न क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप मुझे बताओ, अब ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे हैं तो चांसेस है कि हमारे अपकमिंग एग्जाम में रिपीट हो, तो हमें ये करने पड़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपने आज के इस वाले क्वेश्चन की, 20 नंबर की। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, 11/5, 11/25, 11/125, 11/625 n पदों तक है हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी का सम बताना है इसका। आपको मैंने सम बताया था, सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर होता है दोस्तों ए इंटू होता है 1 माइनस आर की पावर एन, और अपॉन हो जाएगा 1 - आर। ठीक है, अब इसमें ए की मान निकालो, ए होता है पहला पद। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। आर जो होता है दोस्तों, आर होता है सर्व अनुपात,
आर होता है सर्व अनुपात। कैसे निकालते हैं, दूसरी वाली टर्म को लिखेंगे इसके नीचे, दूसरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म के नीचे रख देंगे, सॉरी पहली वाली टर्म को दूसरी टर्म के नीचे रखेंगे, तो किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। और ये कितने बार कट जाएगा, 11 बार, यानी कि 1/5 क्या आ जाएगा, एक बार 1/5 आएगा सर्वानुपात, है ना, 1/5 आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू रख दो, बस सीधी सीधी वैल्यू रखोगे 11/5 हो जाएगा। और 1 माइनस के 1/5 की पावर n हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपॉन 1 माइनस के 1/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 11/4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा ना, 11/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 की पावर n। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 11/4। यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा, आपके पास जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आंसर आएगा आपके पास बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही, ये ए का मान है, ये ए बराबर है और ये आर बराबर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। क्वेश्चन नंबर 21 रीजनिंग का है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है ये हमें बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न को दिए गए अक्षर को पुनः व्यवस्थित कर कीजिए और इस प्रकार गठित नए शब्द में विलोम का चयन कीजिए। मतलब इससे जो शब्द बनेगा उसमें आपको क्या करना है, विलोम शब्द का क्या करना है, विलोम शब्द का उसका क्या करना है दोस्तों, उसका विलोम शब्द निकालना है। ठीक है, यानी कि ये जो शब्द बनेगा हमारा, इससे एक शब्द बनना है पहले, और उस शब्द का हमें एंटोनियम बताना है, एंटोनियम। तो इससे जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा ये हमें बताना है। देखो इससे जो शब्द बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपके पास रिडल, RIDL RIDDL, ये बनेगा। और इसका जो मतलब होता है, रिडल का जो मतलब होता है दोस्तों वो क्या होता है, आप मुझे बताओ इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है। देखो हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रहस्य, रहस्य इसका मतलब होता है। तो रहस्य अगर इसका मतलब है तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा सिनोनियम। डायलेमा नहीं हो सकता, मिस्ट्री नहीं हो सकता, पजल नहीं हो सकता। पजल और मिस्ट्री तो बात सेम ही है, पजल भी तो रिडल ही है, रिडल पजल क्या होता है, पजल भी तो एक तरीके से क्या होता है, रहस्य होता है। मिस्ट्री भी रहस्य होता है, डायलेमा क्या होता है, दुख होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। ये पैरा जंबल के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, सॉरी जंबल वर्ड के। एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। 21,200 रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा ये बताना है। आसान क्वेश्चन है, समझने वाली बात है बस। 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेच रहा है, और फिर भी 15% का लाभ हो रहा है। फिर भी अगर 15% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि 20 रुपए की वस्तु 23 रुपए में बेच रहा होगा। आप इसको बराबर कर दो, 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 23। माफी चाहूंगा, ये 23 होगा ना, ये 23 इसके आगे आ गया, 23। 23×5 = 115 होते हैं, और 20 जो 80 होते हैं दोस्तों। हमें बताना क्या अंकित मूल्य, और हमें दिया क्या है, हमें दिया है इसमें आपका जो क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि 21,200 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 80 के बराबर होगा। हमें किसका मान निकालना है, 115 का मान निकालना है। जब आप इसको सोल्व करो, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 0 से 1 0 कर देगा, 8 से इसको काटो, 8 दूनी 16 होते हैं, बचेंगे कितने हमारे पास, हमारे पास बचेगा 5, और 8 छंग 48 होते हैं, और 8 पंजे 40 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 265 की मल्टीप्लाई 115 से मल्टीप्लाई आपको करनी है। 265 की जब 115 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30,475। आपका जो आंसर आएगा 30,475 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर की। एक्स से वाई तक, एक ए आदमी है जो एक्स से वाई तक 132 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से करता है और 180 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह दोस्तों, यदि वह 143 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से जाता है तो 80 मिनट क्या करता है, वह पहले पहुंच जाता है। तो हमें क्या बताना है, उनके बीच की दूरी बतानी क्या हो, उनके बीच की क्या बतानी, दूरी बतानी क्या हो। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, समझने वाली बात है बस।
एक्स से, देखो पहला क्या इसने स्पीड दी हुई है, इसने स्पीड दी हुई है 120, 132 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई। आप मुझे बताओ 130 मिनट, 180 मिनट का मतलब क्या होगा? 180 मिनट का मतलब होगा 3 घंटे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 180 मिनट का मतलब होगा 3 घंटे। अब मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि जो उसको टाइम लगा, मैं मान लेता हूँ उसके बीच की दूरी कितनी है, एम है, और एम बीच की दूरी है, और उसको कितने, एक्स और वाई के बीच की दूरी एम मान ली, और उसको 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है वो, तो उसको समय जो लगेगा वो समय लगेगा, मैं मान लेता हूँ कि एन समय लगने वाला था पहले, अब उसको 3 घंटे अधिक लगेंगे, यानी कि n+3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से जो m की वैल्यू निकल के आएगी, m बराबर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा n प्लस के कितना, n+3 इंटू 132, या मैं कह सकता हूँ 132 इंटू n+3, ये निकल के आएगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या है दोस्तों, m जो है, एम वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो उसको एन घंटे, 3 घंटे कम लगते हैं एन से। तो यहाँ पे जो एम का वैल्यू हो जाएगी, एम की वैल्यू जो हो जाएगी, एम बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 143 इंटू n-3। अब ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताओ एम के बराबर है दोनों इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को एम के बराबर कर दीजिए। ये कितना आएगा, 132 आ जाएगा, 132 इंटू एन प्लस के कितना, n+3, और बराबर हो जाएगा दोस्तों 143 इंटू n-3। आप इसको सोल्व करने जाओगे तो क्या आएगा, आप इसको सोल्व करोगे 11 से कट जाएगा, ये आपके पास, ये आपके पास 11 से कट जाएगा कितनी बार, 11 से कट जाएगा 12 बार, तो ये हो जाएगा 12n और प्लस के 36, और ये 11 से कट जाएगा दोस्तों, 11 कम 11 और 11 से 33, 13 बार कट जाएगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ दोस्तों कितना, 11 कम 11, 11 से 33, तो 13x हो जाएगा, 13n-13 दिया 39 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 में 36 आपको ऐड करना पड़ेगा, 39 में 36 ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, तो जो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी 75। यानी कि n का मान जो आ गया आपके पास वो 75 आ गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो बता दीजिए कितनी होगी। तो आप एक इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में m का मान रख दो, n का मान रख दोगे तो m का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो m इंटू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू जो हो जाएगा दोस्तों 132 इंटू कितना, n+13 कितना हो जाएगा, 78। अब 78 की मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और आंसर आएगा आपके पास 1000, 10,296, 10,296 किलोमीटर उनके बीच की दूरी है, यानी कि 10,296, सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसको बहुत ध्यान से, बहुत आपको आराम से समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, 27, 24 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 18 का स्क्वायर इंटू 23 का स्क्वायर। अब 18 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 18 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 324, गुणा 23 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 529। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और डिवाइड करना है किससे, डिवाइड किससे करना है दोस्तों, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है इससे आपको, डिवाइड कर दीजिए। देखो ये हो जाएगा 2 गुणा, ये हो जाएगा 23, और 23 को भाग देनी है 2 से। ठीक है, और इसका करना है स्क्वायर। अब इसको देखो आप, ये 2 से कट जाएगा, 23 का स्क्वायर, 23 के स्क्वायर से 23 का स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 324। तो आंसर जो आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 324। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई बोलो। ये पूरा पूरा कट जाएगा 23 के स्क्वायर से। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या कहना चाहिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें जो स्टार वाला मार्क है इसमें कौन कौन से अंक आपके आएंगे, ये बताने। ठीक है, अच्छा इसमें एक अंक छूट गया ना हमारा, ये माइनस का अंक हो रहे हैं यहाँ पे ना, माइनस हो रहे दोस्तों।
ये ध्यान रखेंगे, माइनस हो रहे हैं ना। तो पहले ही चेक करके देखते हैं। देखो इक्वल टू में बराबर आना चाहिए, बराबर में 20 आना चाहिए, सॉरी। आप इसको चेक करके देखो, पहले को 23 हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और भाग कितना हो जाएगा 11 से, और बराबर कितना हो जाएगा 20। बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें। तो 11 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 23 में से 3 जाएंगे 20 आ जाएगा। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये जो आपका ए ऑप्शन है ये माइनस है, फिर डिवाइड है, फिर इक्वल है। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26, 26 नंबर हमारे पास क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये हमें बात बतानी है एक बार आपको। ठीक है, देखो कथन क्या दे रखा है, कथन दिया है श्याम उन छात्रों में से एक है जिनके एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पद स्थापित होने की उम्मीद है। एबीसी एक इंडिया प्राइवेट जो लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें पद स्थापित होने का उम्मीद है, और श्याम उनमें से एक व्यक्ति। ठीक है, अब हमें बताना है क्या निष्कर्ष क्या हो सकता है। देखो श्याम एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पद स्थापित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अगर स्थापित संभावना है हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, देखो संभावना है ना, इसकी उम्मीद है, उम्मीद। ठीक है, अब पहली बात क्या दी हुई है, पहली बात दी हुई है एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पद स्थापित हो जाएगा, यानी कि उसमें भर्ती हो जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ, श्याम एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में प्रतिस्थापित नहीं होगा। तो इसमें से एक बात ठीक हो सकती है, या तो पहली बार ठीक हो सकती है, दूसरी बार ठीक हो सकती है। यानी कि या तो वो पद स्थापित होगा या वो पद स्थापित नहीं होगा। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, या तो पहला अनुसरण करता है, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन लें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाह रहा है, एक मोबाइल को $33,170 में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10,700 में बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ या हानि बतानी कितनी होगी। आप मुझे बताओ, 55% के लाभ पे बेचा जाता है, यानी कि 155% पे बेचा जा रहा है। ये 155% किसकी वैल्यू है, ये 155% है 33,170 की वैल्यू। और हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है 1,000 इसकी वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डिवाइड कर दो, इससे निकल के आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, आप इसको देखो, 5 से कट जाएगा, 31 से भी कट जाएगा। देखो आप अगर इसको 31 से डिवाइड करोगे ना, 31 से भी ये कट जाएगा, 31 से भी ये आपका कट जाएगा दोस्तों, 31 से ये कट जाएगा आपका। देखो 31 से कितनी बार कटेगा, 3 ही कम 3 हो जाएगा, 31 से कटेगा 5 बार, और 31 से कटेगा आपका 107 बार। ठीक है, और 107 से ये आपका कट जाएगा पूरे पूरे 10 बार, और 10 से मल्टीप्लाई 50 की कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%। तो ये 50% पे बिका। अब अगर 50% पे बिका तो 50% की इसकी हानि हुई है ना, 50% पे अगर बिका तो 50% की हानि हुई। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है, उस पर बात करते हैं। एक लड़का 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। देखो ये कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर चला, हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर चलता है, और फिर अपने दाएं मुड़ जाता है। ये 5 किलोमीटर चला, उसके बाद अपने दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, और 5 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, वह फिर अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलता है। ये 10 किलोमीटर चल गया, चलता है, अंततः वह पूर्व दिशा की ओर क्या करता है, उन्मुख होकर खड़ा है। यानी कि यहाँ पे जो है ना, इसके सामने जो है दोस्तों, इसके सामने पूर्व है, इसके सामने क्या है, पूर्व इसके सामने है। तो वह पहले 5 किलोमीटर किसकी तरफ को चल, देखो जब ये 5 किलोमीटर पूर्व है, मतलब इधर को अगर पूर्व है तो इधर को पश्चिम होगा, यानी कि पश्चिम की दिशा में चला होगा। ए आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। एक मूलधन को 2 वर्ष के लिए 20% ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत निवेश किया गया है। ठीक है, यदि यदि प्राप्त ब्याज जो है 2288 है तो मूलधन कितना हो। आप मुझे बताओ, 2 वर्ष के लिए 20% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, ये आपको मुझे बताना है। 20% का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 20 प्लस के 20 प्लस के 400/100, 400/100 हो जाएगा। 1 0 से ये 0 कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, यानी कि आ जाएगा 44%। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों 20% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 44% होता है।
तो आप मुझे बताइए 2288 जो है मेरे दोस्त, 2288 44% की वैल्यू है और मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे निकालना मूलधन। ठीक है, तो 22 इसकी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कट जाएगा और फिर 2 से कट जाएगा, यानी कि 52 से पूरा पूरा कट जाएगा। 52 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 5200 आ जाएगा, यानी कि 5200 आपका सही उत्तर, 5200 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आती? 5200 सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है? यदि एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 59 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है तो वह 92 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करता है। ठीक है, जब वह 59 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कितनी है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात समझाइए मुझे, एक बात आप मुझे बताइए, ये कहना चाह रहा है दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए यहाँ से, बस स्पीड क्या है इसकी? स्पीड स्पीड क्या हो जाएगी? ये 55 किलोमीटर है और ये है इसकी स्पीड 59 किलोमीटर। ठीक है, आप एक बात मुझे यहाँ से बताइए, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस भी स्पीड के बराबर हो जाएगी। डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? स्पीड के बराबर। तो इसकी स्पीड अगर मैं ये भी 55 यूनिट मान लेता हूँ और ये भी 59 यूनिट मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें अंतर कितना आ रहा है? इसमें अंतर आ रहा है भैया 4 किलोमीटर का, सॉरी 4 यूनिट का। और इस 4 यूनिट के बराबर क्या दिया हुआ है? 92 दिया हुआ है, यानी 4 यूनिट की मान क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों 23। अब मुझे आप ये बात बताइए कि उसने बोला कि 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो कितनी दूरी तय करेगा? तो 59 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी 59 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली स्पीड से, 59 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 23 की। ठीक है, 5 और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3 और 2 5, 5 पंजे 25, यानी कि 7 आपका डिजिटल सम आ रहा है। 7 डिजिटल सम किसका आ रहा है? वो ये आंसर हो जाएगा आपका। जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, इसका ही 7 डिजिटल सम आ रहा है। आगे की बात करते हैं, आगे की हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। देखो, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जो 10, 12, 15, 24, 30 से विभाजित होने के बाद शेषफल कितना देती है? 9 प्राप्त करती है। 9 शेषफल देनी चाहिए वो सबसे डिवाइड होने के बाद। देखो, आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें एक ही वैल्यू को चेक करके आप आंसर निकाल सकते हो, 10 को। जो संख्या 10 से डिवाइड होगी उसके बाद में 0 होना चाहिए, ये 0 है, लेकिन इसमें 9 हमारा शेषफल भी होना चाहिए, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 1089 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही संख्या है जो 10 से डिवाइड होने के बाद 9 शेषफल देगी। ये नहीं देगी 9 शेषफल, ये भी 7 शेषफल देगी, ये 3 शेषफल देगी और ये कोई भी शेषफल नहीं देगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। वह किसी संख्या को, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। जब उस संख्या को 17 को, जब उस संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल आएगा आपका, ये बताना है, शेषफल आएगा आपका 2। कैसे? देखो, अगर 17 से किसी संख्या को डिवाइड करने के बाद 6 शेषफल आ रहा है तो मैं मान लेता हूँ 6 ही हमारी ये संख्या हो जाएगी, यही संख्या हमारी 6 हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 से 17 को डिवाइड करो, 17 दूनी 34, 2 आपका शेषफल बचेगा, तो 2 शेषफल बचेगा, आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 33 नंबर की बात करते हैं। 33 नंबर क्या है? 10 आंकड़ों का औसत क्या है? 56.5 है। उसमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 है, बाद के 4 आंकड़ों का औसत कितना है? 60 है। 8वें आंकड़ा, 9वां आंकड़ा और 10वें आंकड़े 10 से कम है और 10वां आंकड़ा 6 कम है, ये बताना। देखो समझेंगे, 10 आंकड़ों का जो औसत है वो 500 कितना है? 56.5, 56.5 है। 56.5 10 आंकड़ों का, तो मैं इनका टोटल सम निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा आपके पास 565। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस 565 में से शुरू के 3 आंकड़ों का कितना है? 50 है, तो यानी कि शुरू के 3 आंकड़ों का 50 हो जाएगा, तो 50 गुणा 30 कितना हो जाएगा? 150, इसका हो जाएगा 150। ठीक है, बाद के 4 का कितना होगा? 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा। 4 गुना 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240। ठीक है, अब 240 और 150 आप ऐड कर दो, कितना आएगा? आपका आएगा 390। ये 390 आ गया टोटल। कितने का आ गया? अभी तक 7 का आया, ये टोटल 10 का है। अब बाद की संख्या बतानी है। देखो, आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें से ये 390 माइनस कर देता हूँ,
अगर मैं इसमें से ये 390 माइनस कर देता हूँ तो जो 3 संख्या मेरी बची है उन संख्याओं का वैल्यू बचेगी मेरे पास 5 बचेगा। ठीक है, 16 में से 5, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेंगे। यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा। यानी कि 175 इन बाद की 3 संख्याओं का सम आ जाएगा। अब 175 के बराबर कैसे है ये बताना है आपको। बराबर देखो, इसमें बोला कि 8वां आंकड़ा 90 आंकड़े से कितना 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 अधिक है। मैं मान लेता हूं जो 10वां आंकड़ा है मेरे पास वो 10वां आंकड़ा x है। अब जो 8वां आंकड़ा है 10वें आंकड़े से 6 कम है, 6 कम है ना, तो 6 कम है तो इसको मैं लिख लेता हूँ x माइनस के 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि 90 आंकड़े से 10 कम है, तो 90 आंकड़े से अगर 10 कम है तो इससे 10 ज्यादा कौन सा होगा, 10 ज्यादा आपका 90 आंकड़ा होगा। तो 90 आंकड़ा इससे 10 ज्यादा होगा, यानी कि x प्लस के 4 90 आंकड़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं आ रही बोलो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों इतना x प्लस के 4 और प्लस के लिख सकता हूँ कितना x। क्योंकि देखो 10वां आंकड़ा कितना हमने माना 10, x माना, और इसने बोला कि 8वां आंकड़ा 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो जो 8वां हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x माइनस के 6। और इसने ये भी बोला कि 90 आंकड़े से 10 कम है, तो 90 आंकड़े से अगर 10 कम है 8वां आंकड़ा, तो यानी कि इससे 10 अधिक 90 आंकड़ा होगा, तो इससे 10 अधिक करेंगे तो x प्लस के 4 आ जाएगा। ये बात आपको एकदम क्लियर होगी। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो माइनस के 2 है, 2 इधर जाके कितना बचेगा 177 हो जाएगा, और 177 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, कितने आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपके पास 3 पंजे 15 और 3 नम 27, x का मान आ जाएगा 59, x का मान आ जाएगा 59 आपका x का मान आ जाएगा। इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है दोस्तों हमसे क्या, इसने पूछा है तो 8वां आंकड़ा बताना है, तो 59 हमारे पास x का मान आ गया। और 8वां आंकड़ा है कितना, 8वां आंकड़ा है x माइनस के 6, x माइनस के 6 कितना हो जाएगा, x माइनस के 6 हो जाएगा 43, 53 का आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही, सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहना चाह रहा है ये समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 कहना चाह रहा है यदि 17 मार्च 2208 को रविवार था, रविवार है, तो 17 मार्च 2202 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये बता। देखो पीछे आना है ना, पीछे आना है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, ये है हमारे पास 17 मार्च 2000 22,000 कितना 2208, और हमें पीछे आना है कितना 17 मार्च 2202। आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो साल है हमारा, ये साल लीप ईयर है। ठीक है, ये लीप ईयर है हमारे पास, और ये लीप ईयर है तो यानी कि इसमें 2 साल ऐड हुए होंगे, तो इससे 2000 हमें 2200, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखो ना तो थोड़ा हो पाएगा। इसको लिखेंगे यहाँ 17 मार्च 2202। आप मुझे बताइए अगर 17 मार्च 2207 में अगर हम जाके 2207 से 8 में जाएंगे तो दो दिन प्लस होंगे, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो 2 दिन माइनस कर दो, रविवार से 2 दिन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पहले उससे पहले कितना आएगा, संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, यानी कि 2200 अगर मैं बात करता हूँ 2207 में, तो 2207 में जो दिन होगा वो होगा मेरे पास फ्राइडे, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक साल पीछे आओ, एक साल पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा 6 में कितना आ जाएगा, शुक्रवार से पीछे आ जाएगा आपके पास कितना, कौन सा दिन होता है, बृहस्पतिवार। उससे पीछे आएंगे 5 में कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। उससे पीछे आएंगे 4 में कितना आ जाएगा, बुध से पहले मंगलवार आ जाएगा। और उससे पीछे आएंगे कितना, 3 में कितना आ जाएगा, 3 से पहले मंगल सोमवार आ जाएगा। ठीक है, और उससे पहले अगर हम आएंगे तो कितना आएगा, आप मुझे बताइए। अब ये वाला जो हमारे पास है ये लीप ईयर है कि नहीं, ये लीप ईयर है कि नहीं है बोलो, ये लीप ईयर है ना, 2000 देखो 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये लीप ईयर है, नहीं ये है लीप ईयर, सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे लीप ईयर है। तो यहाँ पे अगर लीप ईयर है तो सोमवार से पीछे 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा, मंगलवार से रविवार आ जाएगा, यहाँ पे रविवार, ये रविवार आपका आ जाएगा ना, क्योंकि 2200 जो 4 है ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर यानी कि 3 से जब 4 में गए होंगे तो दो दिन प्लस हुए होंगे, तो 2 दिन माइनस करने पड़े। अब उसमें एक दिन माइनस और कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका शनिवार। ठीक है, आपका जो आंसर आ जाएगा वो शनिवार आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है डॉटर को हम इस तरीके से लिखते हैं। डॉटर को हम इस तरीके से लिखते हैं। आप इसका पैटर्न समझ लो। पैटर्न क्या हो रहा है? पैटर्न हो रहा है कि इन शब्द को उल्टा हो रहा है। ये शब्द इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। इस तरीके से हो रहा है। देखो ए डी हो जाएगा और जी यू हो जाएगा, टी एच हो जाएगा और आर ई हो जाएगा। तो ये भी उल्टा करना पड़ेगा हमें। ये भी उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा एच एस और ये हो जाएगा एम आई और ये हो जाएगा दोस्तों ई एम और ये हो जाएगा बाई आर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा एच एस एम आई ई एम बाई आर। ये आपके पास बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा? 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इसमें स्टार का मान बताना क्या होगा। देखो पहला ऑप्शन चेक करके देखो कितना है। पहला पहला आपके पास 20 प्लस के 24 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 गुना 6 और 6 प्लस के 4 हो जाएगा। 6 प्लस के 4 हो जाएगा। प्लस के 4 हो जाएगा। आप मुझे बताओ क्या ये आंसर हो सकता है? 30 चौक इतना कितना हो रहा है? 6 पंजे 30 और 34 हो रहा है इधर। अब 34 इधर हो रहा है तो इधर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करके देखो। दूसरा ऑप्शन जब चेक करके देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 20। दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करके देखते हैं तो क्या आएगा? 20 आएगा और प्लस के 24 आ जाएगा और माइनस के 4 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 5 गुणा 6 और भाग हो जाएगा 4। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भाग ही नहीं जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं है। अगला हम चेक करके देखते हैं। नेक्स्ट हम चेक करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास? 20 प्लस के 24 हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 5 गुना 6 माइनस के 4। आप मुझे बताओ 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे? 26 और इधर तो और ज्यादा आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। अब आखिरी बचा तो यही आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। बस आखिरी आपके पास बचा, यही आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। चेक करके भी देख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 20 प्लस के 24। ठीक है। और प्लस के दोस्तों कितना आ जाएगा? प्लस के आ जाएगा आपके पास कितना? प्लस के फिर 24 फिर 4 आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? ये कोई मामला, ये भाग का साइन है, माफी चाहूंगा। ये ना भाग का साइन है यहाँ पे। मैं तभी तो कह रहा ये रिपीट कैसे हो रहा है। ये भाग का साइन है, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का। ठीक है। डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगेगा। ये अब आपके पास डिवाइड होगा, ये आपके पास इधर डिवाइड होगा। ठीक है। ये 4 से डिवाइड होगा और बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 गुना 6 और माइनस के 4। देखो 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा तो यह हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 30 में से 4 जाएंगे ये 26 आ जाएगा। यानी कि 26 बराबर 26 हो जाएगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है? दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1140 है। यदि एक संख्या 6% दूसरी संख्या 10% के बराबर है, यानी कि पहली संख्या का 6%, मैं मान लेता हूं इसका 6x बराबर हो जाएगा 10x के, 10 बाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये संख्या जो हो जाएंगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके पास 10। ये हो जाएगी 10:6 हो जाएगी। इनका अंतर कितना है? 4 है और इनका अंतर 4 किसके बराबर दिया हुआ है? 1140 के बराबर दिया हुआ है। बड़ी संख्या बतानी है, यानी का 10 का मान बताना है। तो 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3। 4 अट्ठे 32 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 2805 हो जाएगा। और इसमें 10 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा 2850 आ जाएगा। बड़ी संख्या जो हो जाएगी 10 हो जाएगी, यानी कि 2850 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है। एक बार क्वेश्चन नंबर 38 समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38 आप एक बार समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहना चाह रहा है ये समझिए। इसने बोला है कि 15 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है।
इसने बोला कि 15 सेब का क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, बराबर हो जाएगा 10 सेब का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर हो जाएगा। आ गई आपको बात समझ में? इसने ये बोला है। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या बोली है, दूसरी बात क्या बोली है दोस्तों, दूसरी बात बोली है इसने कि इसने बोला है कि और 12 सेबों पर छूट जो है 4 सेबों पर लाभ के बराबर है। 12 सेबों पर जो छूट है दोस्तों, 12 सेबों पर जो छूट है वो 4 सेब के क्या है बराबर है, 4 सेब के लाभ के बराबर है। ठीक है, 4 सेब के लाभ के बराबर है। तो आप एक बार ध्यान से समझेंगे। ठीक है जी, ध्यान से समझेंगे एक बार आप। चलो एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला है हमें कितना। अच्छा आप मुझे एक बात और बताइए, जो इसने बोला है कि ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये वाली बात तो आपको एकदम समझ में आ गई होगी जो मैंने लिखी है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें सीपी और एसपी का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं सीपी अपॉन एसपी निकाल सकता हूँ, सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी निकाल सकता हूँ बहुत आराम से, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझें, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 2/3 आ जाएगा। अब इसमें जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, इसमें जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट 50% का, सीधा सीधा लग रहा है आपको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक का प्रॉफिट होगा 2 पे 1/2 गुणा 100, 50% का प्रॉफिट हो गया। अब दूसरी बात इसने क्या बोला है कि 12 जो हमारे पास मार्केट प्राइस है, 12, अगर मैं 12 का मार्केट प्राइस निकालता हूँ, 12 आर्टिकल का मार्केट प्राइस, और उसमें से मेरे दोस्त कितना घटाता हूँ, 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस घटाता हूँ, तो ये मेरे पास जो बराबर होगा ना, कि 4 इसका सेलिंग प्राइस माइनस के 4 का कॉस्ट प्राइस इसके बराबर होगा, क्योंकि इसने बोला है कि 12 सेब पर छूट जो है वो 4 सेब के लाभ के बराबर है। अब यहाँ से आप एमपी और एसपी का रेशियो निकाल दो, आराम से निकाल सकते हो। आप यहाँ से एमपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हो। आप एक काम करो, आप क्या करो, आप एक काम करो दोस्तों, यहाँ पे एसपी और सीपी की वैल्यू रख दो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एसपी और सीपी की वैल्यू रख सकते हो। आप सबसे पहले तो इसको 4 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 एमपी, बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा 3 एसपी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, माइनस हो जाएगा 3 एसपी, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके पास एसपी, और माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात एकदम समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 3 एमपी बराबर, 3 एमपी बराबर आ जाएगा आपका 10/3 एसपी। यहाँ पे मैंने एसपी और एमपी को एक तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ जो दोस्तों निकल के आएगा आपके पास एमपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा, एमपी और एसपी का रेशियो जो आपके पास निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 10/3। कितना आ जाएगा, 10/9, सॉरी 10/9, ये 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी ना इस वाले की, 10/9 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से एक बात समझो बस, आप यहाँ से एक बात समझो, इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अंतर बताना कितना होगा, के बीच अंतर बताना, अंकों का अंतर कितना होगा। आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप प्रतिशत निकाल दो, आप यहाँ पे प्रतिशत निकाल दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस के 9, 9/10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो ये छूट आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, यह डिस्काउंट जो आपके पास निकल के आ गया वो कितना आ गया, 10% निकल के आ गया। बोलो आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, 10% निकल के आ गया। अब दूसरी बात क्या है, आपके पास डिफरेंस निकालना, आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, और किसका प्रॉफिट परसेंटेज है कितना हमारे पास 50% है, डिस्काउंट कितना है हमारे पास 10% है, इसका अंतर निकालना है। तो 50 माइनस 10 कर दो, 50 माइनस के 10 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40%, आंसर आ जाएगा 40%, यानी कि डी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने ध्यान से समझाने की आपको कोशिश की है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 39 नंबर का। उन वर्ग संख्याओं का औसत बताना जो 20 से लेकर 70 के बीच में है। 20 से लेकर 70 के बीच में वर्ग कौन है, सबसे पहले है 25, उसके बाद कौन सा है 36 है, उसके बाद कौन सा है 49 है, उसके बाद कौन सा है दोस्तों 49 के बाद कौन सा 64 है, और 64 के बाद कौन सा 81, तो 81 70 से बाहर चला जाता है। आप इन सबको ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, ऐड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 100 आपके पास। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, और अगर ये 50 होता तो 75 हो जाता, 175 में से एक कम कर दो 174 हो जाएगा।
174 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास, एक बचेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 पंजे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 43.25 सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा। 43.5 हो जाएगा, ये 2 बचेगा ना, सॉरी 2 बचेगा ना ये, हाँ 2 बचेगा, क्योंकि 14 बचेगा और 12 बार जाएगा तो 2 बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा 5। 43.5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 43.5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन की बात करता हूँ, आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, देखो आप ध्यान से समझेंगे इस आखिरी क्वेश्चन को। आप एक बात बताइए, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, 50 मीटर गुणा 30 मीटर गुणा 40 मीटर विमाओं वाली एक दीवार 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंचाई वाली ईंटों से बनाई जाती है। ठेकेदार को 6500 ईंट का ऑर्डर दिया गया है, कितनी ईंट की आवश्यकता पड़ेगी? देखो समझो बात को, डायमेंशन क्या है, 50 गुणा 30 गुणा 40 है, ठीक है। अब आप इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल इसका निकाल दो, आप क्या पूरी डायमेंशन निकाल दो, पूरा वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, सॉरी 5 चौक 20, 20 तिया 60 आ जाएगा, यानी कि 6000 आपका इसका आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 6000 ये आ गया आपके पास, सॉरी 6000 नहीं 60,000 आ जाएगा, 60,000 आ गया। अब 60,000 पे मुझे एक बात बताओ, पूरी डायमेंशन ये हो गई। अब एक ईंट की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 3 गुना 2 गुना 5, तो 3 गुना 2 गुना 1 है। अब ये कितनी बार कट जाएगा, 10,000 बार कट जाएगा, किन कट जाएगा बोलो, यानी हमें 10,000 ईंट की जरूरत पड़ेगी। तो 10,000 में से 6500 ईंट तो ये हो गई, 6500 तो ये होगी 10,000 में से, तो 10,000 में से आप 6500 माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा आपके पास वही हो जाएगा 3500। 3500 ईंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई, क्वेश्चन आपको कैसे लगे और क्लास आपको कैसी लगी? आपको ये मिक्स जो मैं आपको करा रहा हूँ सारी चीज़ें, इसमें आपको रीजनिंग के पार्ट भी है, ठीक है, क्वेश्चन रीजनिंग के भी है, मतलब जिस तरीके से आपका एग्जाम आता है उस तरीके से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा क्लास आपको एकदम समझ में आई होगी दोस्तों, और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है, maths@maths247 से आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। सारी जो पीडीएफ्स हैं वहीं पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।